नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम पहले आपको 60 हिंदुस्तानियों के साथ हुए ऐसे खतरनाक धोखे के बारे में बताएंगे जिसने उन्हें रूस और यूक्रेन के मैदान जंग में पहुंचा दिया है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में नौकरी के नाम पर उत्साहित हो जाते हैं। आज ऐसे लोगों को यह खबर बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। फिर हम आपको यूपी के दारुल उलूम देवबंद से जारी गजवाए हिंद के समर्थन वाला एक फतवा दिखाएंगे। गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, और देश की एक इस्लामिक संस्था से इस विचारधारा का समर्थन किया गया है। इसलिए आज सवाल पूछना जरूरी है, आखिर गजवाए हिंद से इतना प्रेम क्यों है। फिर देखेंगे मंदिरों से टैक्स लेने के कांग्रेस सरकार के एक फैसले से कर्नाटक कैसे एक बड़ा सियासी अखाड़ा बन गया है। बीजेपी कर्नाटक सरकार को हिंदू विरोधी बता रही है, जबकि कांग्रेस का तर्क है ये टैक्स बीजेपी के राज में ही लगा था। टैक्स वाली इस टक्कर पर भी सत्ता की एक पॉलिटिकल कुंजी आपके सामने खोलेंगे। लेकिन पहले कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नवसारी और महसाणा में रोड शो किया, 60,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, और फिर महसाणा के बालीनाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। एक बड़ी राजनीतिक खबर दिल्ली से। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। खबर है कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां सम्मन भेजा है। ईडी की टीम ने केजरीवाल को शराब घोटाले में सवाल जवाब के लिए 26 फरवरी को बुलाया है। हालांकि अभी तक भेजे गए 6 सम्मन पर केजरीवाल ईडी के सामने एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने रेड की है। घर के साथ साथ 30 जगहों पर छापा मारा गया। सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई का एक्शन जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में हो रहा है। इसलिए इस पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो किसान के बेटे हैं, छापे से नहीं घबराएंगे। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले उस धोखे के बारे में बताते हैं जो 60 हिंदुस्तानियों के साथ हुआ। कर्नाटक के युवाओं को मिला नौकरी का लुभावना ऑफर। एजेंट के थ्रू उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। रूस जाने का टिकट कटवाया, वैगनर का अपॉइंटमेंट लेटर आया। रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। रूस पहुंचते ही जबरदस्ती युद्ध में झोंका। रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा लोग। रख दी शर्त, रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ लड़ो, जो वैगनर ग्रुप कहे वही करो। पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। साठ से ज्यादा भारतीयों के लिए छलका ओवीसी का दर्द। 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। तो सिर्फ 60 सेकंड के वीडियो ट्रेलर से आप इतना तो समझ गए होंगे कि भारतीयों के साथ नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े का यह मामला कितना गंभीर है, और कैसे भारतीयों को ठगने के लिए दुबई से लेकर मॉस्को तक महाठगी का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। नौकरी के नाम पर धोखे वाले इस नेटवर्क में सबसे बड़ा नाम है वैगनर ग्रुप। शायद आपने वैगनर का नाम सुना होगा। वैगनर ग्रुप को आप पैसा लेकर युद्ध लड़ने वाले लड़ाकों का ठेकेदार भी कह सकते हैं। पैसे लेकर जंग लड़ने के लिए बड़ी संख्या में लड़ाकों की जरूरत होती है। रूस यूक्रेन युद्ध में लड़ाकों की डिमांड ज्यादा है। ऐसे में लाखों रुपए की तनख्वाह वाली नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का खेल चल रहा है। और न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार यह धोखा कम से कम 60 भारतीयों के साथ हुआ है। सबसे चौंकाने वाला पहलू यह कि दुबई से हायरिंग हुई, रूस में ज्वाइनिंग हुई और यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त पोस्टिंग की गई। भारत के इन लोगों को मौका ही नहीं मिला कि वो युद्ध की आग में जलने से खुद को बचा सकें। जिसने भी जाने से इनकार किया उसके माथे पर बंदूक तान दी गई और धमकाया गया कि या तो हमारे लिए युद्ध के मैदान में लड़ो, वरना अभी ही गोली मार दी जाएगी। सोचिए, किसी को सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी का ऑफर मिले, अच्छी तनख्वाह का वादा किया जाए और जैसे ही वो नौकरी ज्वाइन करे उससे कहा जाए कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट
वैगनर ग्रुप में हुआ है और तुम्हें तुरंत रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में लड़ने के लिए जाना है और इससे इनकार करने का कोई विकल्प नहीं है। यानी जो वैगनर ग्रुप कहे वही करना होगा। जब भी जंग का जिक्र होता है वैगनर ग्रुप नाम जरूर आता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर कई ऐसे युद्ध हैं जिसमें वैगनर ग्रुप ने लड़ाई का ठेका लिया है और किराए पर अपने लड़ाके भेजे हैं। वैगनर ग्रुप पैसे लेकर युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन नौकरी के नाम पर ठगी का मामला बेहद चौंकाने वाला है। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो संगठन कॉन्ट्रैक्ट लेकर लड़ाके भेजता है, जिसका नाम दुनिया के शक्तिशाली संगठनों में गिना जाता है, जिसने कई युद्धों में बड़ी भूमिका निभाई है, जो रूस जैसे ताकतवर देश का गेम चेंजर संगठन रहा है, वो इस तरीके के फर्जीवाड़े में भी शामिल हो। कैसे भारत के 60 लोगों को उनके घर से बुलाकर यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में झोंक दिया गया, ये सिलसिलेवार ढंग से अब आप जानिए। बहुत से लोग विदेशों में नौकरी के नाम पर तुरंत उत्साहित हो जाते हैं और ठीक से रिसर्च नहीं करते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही काम की खबर है। सत्ता की इस कुंजी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसे कम से कम 4 भारतीय लोगों का पता चल चुका है जो वैगनर ग्रुप वाले फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। पहली बार नवंबर 2023 में एजेंट से इनका संपर्क हुआ था। सूत्रों के मुताबिक ये दुबई में नौकरी करते थे, जहां उनकी सैलरी 30 से 40 हजार रुपए थी। एजेंट ने 2 लाख रुपए प्रति महीने की सैलरी वाली नौकरी का झांसा दिया। आरोप यह है कि नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट ने 3 लाख रुपए भी लिए। इसके बाद दिसंबर 2023 में भारतीयों को विजिटर वीजा पर रूस ले जाया गया। सभी ने चेन्नई एयरपोर्ट से रूस के लिए उड़ान भरी। रूसी कंपनियों ने इन भारतीयों को हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए भर्ती किया, लेकिन रूस जाते ही इन्हें वैगनर ग्रुप में धोखे से भर्ती करवा दिया गया और युवाओं को बिना ट्रेनिंग के युद्ध क्षेत्र में भेजा गया, या कहें कि एक तरीके से मरने के लिए झोंक दिया गया। पता चला है कि इनमें से एक भारतीय तेलंगाना का है और 3 कर्नाटक के हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कम से कम 60 भारतीयों को झांसा देकर वैगनर आर्मी में शामिल करवाया गया। हो सकता है इनमें से बहुत से लोगों को रूस यूक्रेन युद्ध के अलग अलग मोर्चों पर जबरदस्ती भेजा गया हो। हमें 4 भारतीयों के डिटेल मिले हैं जिन्हें युद्ध के मैदान में जबरदस्ती झोंक दिया गया। इनमें से एक नाम है मोहम्मद सूफियान, जो तेलंगाना का रहने वाला है, जिसने एक रूसी सैनिक के फोन से अपने घर वालों को मैसेज भेजा। उसके भाई ने बताया कि सूफियान ने मैसेज में लिखा था कि वो यूक्रेन बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर अपनी मर्जी के खिलाफ जंग में भेजा जा रहा है। गन पॉइंट पर जबरदस्ती युद्ध लड़वाया जा रहा है। वो हर कीमत पर भारत लौटना चाहता है। एक युवक कर्नाटक के कलबुर्गी का रहने वाला है। उसका नाम है सईद इलियास हुसैन। उसने भर्ती के नाम पर युद्ध वाले धोखे की ये पूरी कहानी बताई। यूट्यूब चैनल बाबा व्लॉग्स के जरिए भारतीयों को यह फंसाता है। यूपी के एक पीड़ित ने फैजल खान के फर्जीवाड़े की पूरी पोल खोली। बताया कि रूस पहुंचने के बाद 12 नवंबर 2023 को फैजल खान से जुड़ा एक भारतीय एजेंट रूस में उससे मिला था। 13 नवंबर को उसने एक कैंप में उसको ले गया। उसके बाद उसे मॉस्को से 2.5 घंटे की दूरी पर किसी रेगिस्तान में ले जाया गया। उस वक्त यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर ज्वाइन कराया जाएगा, युद्ध में नहीं भेजा जाएगा। 4 जनवरी 2024 को इसे लड़ने के लिए डोनेस्क भेजा गया। जबरदस्ती रूस की तरफ से लड़ने के लिए कहा गया। लड़ने से मना करने पर गन पॉइंट पर धमकी दी गई। 22 जनवरी को वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हुआ। यह कहानी सिर्फ एक पीड़ित की नहीं है। ऐसे 60 से ज्यादा भारतीय हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में और बाबा ब्लॉग यूट्यूब चैनल से इस खतरनाक शिकंजे में फंस चुके हैं। कुछ नाम की बात करें तो सईद इलियास हुसैन, मोहम्मद समीर अहमद, अब्दुल नईम, सईद नवाज अली कलगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अब्दुल रऊफ, ये सभी लोग कर्नाटक के कलबुर्गी के रहने वाले हैं। इसके अलावा मोहम्मद सूफियान, सईद सलमान, मोहम्मद असफान, ये तीनों तेलंगाना के रहने वाले हैं। यूपी के पीड़ित का नाम अरबाब हुसैन है। जहूर अहमद नाम का युवक भी इस जाल में फंस चुका है, जो कश्मीर का रहने वाला है। इसके अलावा गुजरात से हेमल नाम का शख्स है। इस मामले पर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बहुत गंभीरता से आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर इन युवकों के लिए मदद की अपील की है। वहीं इन युवकों के परिवार वाले परेशान हैं और सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। हेल्पर सेक्रेटरी जॉब बल्कि जो है ना उनको आर्मी की जॉब दी गई। अब हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे लड़कों को जल्द से जल्द वापस भारत देश वापस बुलाएं। यार कि वहाँ से उधर से आगे थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे भेजते रशिया से भी उनको यूक्रेन लेके चले गए। हाँ और वहाँ क्रिटिकल सिचुएशन में वो है, रेड जोन में।
तकलीफ में है, हमारा पूरा घर तकलीफ में है, किसको बताना। हुकूमत से ये चाहती कि हमारा भाई रिटर्न आना, सब जने रिटर्न आना, पूरे इंडिया को जितने बच्चे गए हुए हैं वहाँ पे सब जने परेशान है, हर जने क्या घर वाले परेशान है। हेल्पर का एग्रीमेंट है बोल के कराया गया, लेकिन जबकि वो मिलिट्री का एग्रीमेंट था और वो लोग बोलते हैं सो यूक्रेन के अंदर है। आप कैसा भी करके इंडियन गवर्नमेंट से अपील करो कि वो लोग को वहाँ से निकाला है। सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। और इस पर नजरिया नहीं। आपने देखा सिक्योरिटी अफसर की नौकरी का अपॉइंटमेंट लेने वाले भारतीय कैसे युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए झोंक दिए गए। इसलिए इस खबर का नजरिया 9 ये है कि विदेश में नौकरी तलाश करने वाले लोग बहुत सावधानी बरतें, कंपनी की अच्छी तरह पड़ताल कर लें और किसी भी तरह ऑनलाइन झांसे में ना आए। अगर अचानक बहुत ज्यादा पैसे ऑफर किए जा रहे हैं तो थोड़ा शक करना और गहराई तक पड़ताल करना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आतंकवाद को सबसे बड़ा समर्थन कौन देता है? यह समर्थन वो लोग देते हैं जो आतंकवाद को किसी ना किसी कारण से जस्टिफाई करते हैं, उसे जायज ठहराते हैं। और सोचिए अगर देश का कोई धार्मिक संगठन खुलकर गजवाए हिंद जैसे शब्दों का समर्थन करने लगे और उस शब्द का प्रचार प्रसार करने लगे जो कट्टरपंथियों के लिए बिजली घर का काम करता है, जिससे आतंकवादियों और कट्टरपंथियों को ऊर्जा मिलती है, तो उसे एक्सपोज करना और उसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज सत्ता में हम आप सभी न्यूज मित्रों के लिए एक ऐसी कुंजी लेकर आए हैं जो उन लोगों को शर्मिंदा कर देगी जो गजवाए हिंद के समर्थन में फतवे जारी कर रहे हैं और ऐसा करते हुए उन्हें जरा सी भी लाज नहीं आ रही है। गजवाए हिंद का सीधा सा अर्थ है हिंदुस्तान के खिलाफ अंतिम युद्ध, और हमारे देश में मौजूद एक बड़े मदरसे से इसी गजवाए हिंद के समर्थन में एक फतवा जारी किया गया है। यानी एक मदरसा जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, उस मदरसे के मौलाना और मौलवी जहां की खुली हवा में सांस लेते हैं, जहां उन्हें स्वतंत्र जीवन और आबोदाना मिलता है, आखिर वो लोग गजवाए हिंद के समर्थन में फतवा कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए हमारा सवाल सीधा यह है कि भारत की जमीन पर काम करने वाला कोई संगठन, फिर चाहे वो धार्मिक संगठन हो, व्यापारिक संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन हो, वो गजवाए हिंद जैसे शब्द का समर्थन आखिर कैसे कर सकता है? क्या इस शब्द का समर्थन करना भारत के खिलाफ युद्ध का समर्थन करना नहीं है? क्या गजवाए हिंद का समर्थन करने वाले लोग भारत के खिलाफ नहीं है? क्या जिन लोगों ने गजवाए हिंद के समर्थन में फतवे जारी किए वो भारत विरोधी नहीं है? अब हम आपको पूरा विवाद समझा देते हैं, बताते हैं कि ये शुरू कैसे हुआ। दरअसल दारुल उल्म देवबंद मदरसे की वेबसाइट पर एक इंटरनेट यूजर ने एक सवाल पूछा और यह सवाल था, क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का जिक्र है जो उपमहाद्वीप में होगा, और क्या जो भी इस जंग में शहीद होगा वो महान शहीद कहलाएगा, गाजी कहलाएगा, और जो गाजी होगा क्या वो जन्नती होगा? इस सवाल के जवाब में दारुल उलूम की ओर से जो फतवा जारी किया गया उसके एक एक शब्द को सुनकर आपको भी चुभन होगी और आप सोचेंगे कि जिस गजवाए हिंद शब्द को आतंकवादी अपने मन में फुलझड़ी की तरह जलाकर रखते हैं, उस शब्द का प्रचार और समर्थन भारत में चलने वाला कोई संगठन कैसे कर सकता है? दारुल उलूम देवबंद के फतवे में सुन अल नसा नाम की एक किताब और हजरत अबू हुरैरा की हदीस का जिक्र करते हुए बताया गया कि अल्लाह के संदेशवाहक ने भारत पर हमले का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं अपनी खुद की और अपनी संपत्ति की कुर्बानी दे दूंगा और मैं सबसे महान शहीद बनूंगा। दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में गजवाए हिंद के प्रति अपना समर्थन और अपनी आस्था प्रकट की है। इस फतवे के तुरंत बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। एनसीपीसीआर के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद का यह फतवा पूरी तरीके से देश विरोधी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद मदरसे में बच्चों को भारत विरोधी शिक्षाएं दी जा रही हैं और इससे इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा मिल रहा है। एनसीपीसीआर ने सहारनपुर जिला प्रशासन से मदरसे पर तुरंत एक्शन के साथ एफआईआर की मांग की और पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी करके 3 दिन के अंदर जवाब मांग लिया। अब हम आपको आसान भाषा में यह समझा देते हैं कि जिस गजवाए हिंद को लेकर यह सारा विवाद है, आखिर वो है क्या, उसका मतलब और मकसद क्या है। दरअसल गजवाए हिंद एक ऐसी भारत विरोधी विचारधारा है जिस पर ना जाने कितने आतंकी संगठन चल रहे हैं। आईएसआईएस, अलकायदा, जैश ए मोहम्मद और इनके जैसे जितने भी आतंकी संगठन हैं, गजवाए हिंद उनका फेवरेट शब्द है
इस शब्द में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आतंकी संगठनों को खतरनाक से खतरनाक मिशन पर चलने की ताकत देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसे कई बुद्धिजीवी हैं जिनके मन में गजवाए हिंद के गीत बजते रहते हैं, जो गजवाए हिंद का बोर्ड लगाकर अपनी दुकान चला रहे हैं और वो बार बार भारत के खिलाफ अंतिम युद्ध की बात करते रहते हैं। दरअसल गजवाए एक अरबी शब्द है जिसे गजवात भी कहा जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है युद्ध। इसमें हिंद का मतलब हिंदुस्तान से है। इस तरह गजवाए हिंद का हिंदी में मतलब होता है हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत करना, और इसका मकसद है इस्लाम का विस्तार करना। यानी गजवाए हिंद कट्टरपंथी सोच से उपजा एक ऐसा विचार है जिसे दुनिया भर में इस्लामी आतंकवादी संगठनों ने हाथों हाथ लिया है और इसे अपना सूत्र वाक्य बनाया है। नए नए आतंकी संगठन अपनी शाखाएं खोलते हैं, जन्नत के सपने दिखाकर उसमें आतंकवादियों की भर्ती होती है, लेकिन सबका एजेंडा सिर्फ एक है, गजवाए हिंद, जिसके बारे में बात करते ही आतंकी संगठन जोश से भर उठते हैं। और जब हमारे देश के अंदर मौजूद कई कट्टरपंथियों को भी लगता है कि यह शब्द इस्लाम की शान में चार चांद लगाने वाला शब्द है, और शायद ऐसे ही कुछ लोग दारुल उलूम देवबंद में भी बैठे हुए हैं जिनकी नजर में गजवाए हिंद वैध है, यानी पहले गजवाए हिंद वाले जो पर्चे ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन जारी करते आए हैं, अब वैसा ही पर्चा फतवे के तौर पर जारी किया गया। इन्होंने जो फतवा जारी किया है, ये कहते हैं कि गजवाए हिंद में जो शहीद होगा, यानी भारत के विरुद्ध आक्रमण करने में जो शहीद होगा, वो सर्वोच्च महान बलिदानी माना जाएगा। बच्चों के दिमाग में इस तरीके का जहर भरना राष्ट्रद्रोह है। इनकी बातों को हम परखते हैं तो इसमें जो है लार्ज परसेंटेज, बल्कि ह्यूज परसेंटेज जो है वो गलत साबित होती है। लिहाजा हम उनको मोतबर नहीं समझते हैं और उसके रेफरेंस से अगर कोई बात की जाए तो वो बात बिल्कुल गलत है, हम उससे सहमत हैं। ये साफ संदेश है कि दारुल उलूम देवबंद को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। भारत को पाकिस्तान परस्त शक्तियों के आधार पर नहीं चलाया जा सकता और भारत का तालिबानीकरण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है उस पर ये फतवा है, उर्दू में है, हमने ट्रांसलेट करवाया है। वो क्या समझते हैं, अगर उर्दू में कोई फतवा डालेगी तो सरकार की एजेंसी उसको पढ़ नहीं पाएंगी। CPCR ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय NCPC का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब हम आपको उस दारुल उलूम के बारे में भी कुछ जरूरी बातें बता देते हैं जहां से गजवाए हिंद का फतवा जारी किया गया। वैसे देवबंद का यह मदरसा पहले भी अपने कई फतवों को लेकर कुख्यात रहा है, फिर चाहे वो दाढ़ी कटवाने पर 4 छात्रों को सस्पेंड करने का हो या फिर सोशल मीडिया पर सेल्फी और फोटो पोस्ट करने को गैर इस्लामिक बताने का हो। दारुल उलूम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में मौजूद है। ये देश के कई मदरसों को संचालित करने वाली सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था भी है और इससे देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 5000 से ज्यादा छात्र जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब एक ऐसी इस्लामिक संस्था से गजवाए हिंद का महिमा मंडन करने वाला फतवा जारी किया जाएगा तो इससे जुड़े छात्रों को आखिर क्या संदेश दिया जाएगा। दारुल उलूम भारत की आज़ादी से भी पहले बनी संस्था है जिसकी स्थापना शिक्षा के लिए की गई थी, लेकिन आज पूरा देश देख रहा है कि दारुल उलूम किस तरीके की शिक्षा और विचारों को बढ़ावा दे रहा है। और अब नजरिया 9, अगर देवबंद का दारुल उलूम वाकई में मुस्लिम समाज का शुभचिंतक है तो उसे ऐसे विचारों का विरोध करना चाहिए, ना कि भारत विरोधी विचारों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद का फतवा जारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। सत्ता में हम रोज आपके लिए तरह तरह की सत्ताओं पर कुंजियां तैयार करते हैं, लेकिन आज इस कुंजी के जरिए हम ये कहना चाहते हैं कि गजवाए हिंद जैसे शब्दों की कभी कोई सत्ता नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक और मानव विरोधी विचारों की सत्ता कभी स्थापित नहीं हो सकती। और सत्ता में अब बात करते हैं कर्नाटक में मंदिर टैक्स पर छिड़े सियासी महासंग्राम की। इस राजनीतिक लड़ाई की जड़ है कर्नाटक सरकार का फैसला।
जिसे आधार बनाकर बीजेपी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अब मंदिरों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। दरअसल कल कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल एंडोर्समेंट्स बिल 2024 पास हुआ। अब विवाद की कहानी समझिए। इस विधेयक के तहत सरकार को उन मंदिरों से 5% टैक्स लेने का अधिकार होगा जिनका राजस्व 10 लाख रुपए से अधिक है, और उन मंदिरों से 10% टैक्स लेने का अधिकार होगा जिनका राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कांग्रेस सरकार के फैसले पर अब सियासी लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि कर्नाटक सरकार हिंदू विरोधी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि वो हिंदू धर्म का सच्चा समर्थक है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार मंदिरों से जजिया ले रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है सालों से कांग्रेस सरकारों ने मंदिरों हिंदू हितों की रक्षा की है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर कांग्रेस अपना खाली खजाना भरना चाहती है, जबकि कांग्रेस का जवाब है कि राजनीति में बीजेपी धर्म को लेकर आई। Where they propose that 10% every year of Hindu temples donations will be taken away by the government without assigning any reason or cause. This money that is being given to the temples by Hindu devotees for the upkeep of the temple as a sign of their faith is in sense being looted by the government of Karnataka. And we have amended the act so that temples which were earning more than 25 lakh rupees were being charged 10% earlier. Even when the BJP government was there, the same 10% was being taken by the Mujrai department. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಹುಂಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है देश में, जिससे हम मुगल काल के जजिया कर से तुलना कर सकते हैं कि कांग्रेस हिंदू विरोध के उस रास्ते पर जा चुकी है जहां से उसकी वापसी संभव नहीं है। और इस विवाद को लेकर अगर आप इतिहास के आईने में देखेंगे तो कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स की शुरुआत कांग्रेस सरकार में साल 2001 में हुई थी। उस वक्त 25 लाख से ज्यादा आमदनी या राजस्व वाले मंदिरों पर 5% टैक्स लेने की व्यवस्था थी। कांग्रेस का कहना है कि इस कानून के शुरू होने के बाद बीजेपी की सरकारें भी कर्नाटक में रहीं, फिर भी मंदिरों से टैक्स लिए गए। मतलब बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान इसमें कोई बदलाव नहीं किया। अब कांग्रेस ने इस कानून में संशोधन किया है, 5% टैक्स को 10% में बदला है, जिसका विरोध बीजेपी कर रही है। साथ में कई हिंदू संगठन संत भी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रहे हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं पीएम मोदी के मिशन गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में पीएम ने अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद मेहसाणा के बालीनाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद नवसारी में 59 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज पीएम मोदी ने गुजरात को 13,000 करोड़ के विकास कार्यों का तोहफा दिया। माहौल चुनावी है, लिहाजा भगवान से विजय का आशीर्वाद लेने के बाद पीएम मोदी विपक्ष पर प्रहार करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि पहले कई बार कांग्रेस की सरकार ने धार्मिक स्थलों पर सवाल उठाए, सोमनाथ और पावागढ़ मंदिरों के विकास कार्यों में रुकावट पैदा की। अब जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो भी उन्होंने नकारात्मक रवैया दिखाया है। इतना ही नहीं, पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया। एम ना चले ठंडू ठंडू भारत माता की। आजाद भारत में लंबे समय तक विकास और विरासत, उसके बीच टकराव पैदा किया गया, दुश्मनी बना दी। इसके लिए अगर कोई दोषी है
वही कांग्रेस है जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया। आज देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही हैं। एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलती है और गली मोहल्ले में भी चल रही है, और वो चर्चा है मोदी की गारंटी। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। मोदी ने देश के गरीब, किसान, युवा और महिला सभी को सशक्त करने की गारंटी दी है। और अब बात उस अभ्यास की जो अरब सागर और हिंद महासागर में चल रहा है, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज बताया जा रहा है। भारत की मेजबानी में 54 देशों की नेवल एक्सरसाइज ने चीन और पाकिस्तान सहित तमाम दुश्मनों को अचंभित कर दिया। विशाखापट्टनम में मिलन 24 एक्सरसाइज चल रही है जो 27 फरवरी तक चलेगी। ऐसा पहली बार है जब किसी नौसैनिक अभ्यास में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत एक साथ शामिल हुए। TV9 भारतवर्ष की स्पेशल रील देखिए जो सीधे विशाखापट्टनम से आई। मिलन एक्सरसाइज में 51 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूके, अमेरिका और सबसे बड़ी बात करें तो फ्रांस की आर्मी के सबसे ज्यादा साजो सामान आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं भारत की स्वदेशी ताकत INS विक्रांत के ऊपर, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 262 मीटर है, यानी कि इतना लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 30 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट एक बार में प्लेस किए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई वुड से पर्सनली, एंड बिकॉज कैरियर के लिए इट इज़ द मेडन विजिट टू द ईस्टर्न सी बोर्ड, सो द क्रू इज ऑल चार्ज्ड अप। वी आर वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन मिलन 24। LH हेलीकॉप्टर के अंदर इस वक्त हम हैं। हमारी जितने भी समुद्री सीमाएं की जो सुरक्षा है ये उसको मेक श्योर करता है, तमाम तरह के ऑपरेशंस करता है। थोड़ा सा इस हेलीकॉप्टर के बारे में हमें बताइए, जो कि किस तरह से आप, क्योंकि इसको फ्लाई करते हैं, आपको इसके बारे में बेहतर पता है। मैम, as you said, it's we call it ALH Advanced Light Helicopter. इंडियन नेम है ध्रुव। इसका अलग अलग वर्जन से HAL ने बनाया हुआ है, इंडिजिनियस। तो आई एम प्राउड टू से इट इज़ लाइक वन ऑफ आवर ओन। एंड जैसे हमने Mark 1 से शुरू किया, एक Mark 1 का कॉकपिट है, आप देखें तो पूरा के पूरा एनालॉग डायल्स आपको दिखाई देगा। इसका आगे Mark 2, Mark 3 वर्जन अलग अलग है। Mark 3 वर्जन में इट्स कम्प्लीटली ग्लास कॉकपिट एंड इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन।
नेवी का ये सबसे खास हेलीकॉप्टर है। नेवी ने INS विक्रांत पर रोमियो की लैंडिंग का कुछ समय पहले वीडियो भी ट्वीट किया था और मिलन एक्सरसाइज का भी ये एक हिस्सा है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर 90.5 करोड़ डॉलर में खरीदे हैं। 12,000 की फीट की उड़ान ये भर सकता है। रोमियो पर ऐसे कई सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शिफ्ट इंजन लगे हैं जो टेक ऑफ के समय 1410 × 2 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। ओह, तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।